ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना बच्चा, ये सेल का बेसिकली क्या पावर हाउस ऑफ सेल है। और ये ऐसा पावर हाउस ऑफ सेल है कि ये भैया खुद जो है खुद ही एक तरीके से क्या करता, अपना प्रोटीन बनाता, खुद ही क्या करता, उसको एक तरीके से हर जगह पहुंचाता भी है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। एंड इट सिंथेसाइज, देखो यहाँ पे न्यू न्यू वर्ड्स में लिख रहा हूँ, मेकिंग नहीं लिख रहा हूँ, सिंथेसाइज लिख रहा हूँ, बिकॉज फॉर द अपकमिंग क्लासेस यू हैव टू डेवलप योर वोकैबुलरी आल्सो, ठीक है ना। यहाँ पे मेकिंग लिखूंगा तो मेकिंग मतलब क्या होता है, बनाना, यहाँ पे बनाना अच्छा लगेगा क्या, नहीं, सिंथेसाइजेशन, ठीक है ना। तो इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, ठीक है। उसके साथ साथ जो आप बेसिकली क्या लेते हो, सांस लेते हो, सांस लेते हो, ऑक्सीजन जो लेते हो, उस ऑक्सीजन का बेसिकली मेन यूटिलाइजेशन क्या है कि आपको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती ना। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी को एक वेल प्रोवाइड करने में, मतलब O2 को एनर्जी के कन्वर्ट करने में बेसिकली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तरीके से रोल प्ले करता है। और ये जब ऑक्सीजन को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो इसको एक टर्मिनोलॉजी से डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है एटीपी। अभी से तुम्हें इसको फैमिलियर करवा रहा हूं, एटीपी। एटीपी इसका जो फुल फॉर्म होता है, उसका इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में क्या हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि भैया ये जो बेसिकली क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है। एटीपी जनरेट कब करता है, जब भैया आप जब एक तरीके से क्या होता है ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है ना। अब एक चीज थोड़ी सी तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं, हल्का सा ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है ना, याद रखना। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है, उसको एनर्जी करना, हाँ समझे। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों मेजर डिफरेंस टर्म है, ठीक है ना। इफ समवन इज आस्किंग अबाउट द ब्रीथिंग दैट इट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड इफ समवन इज आस्किंग अबाउट द रेस्पिरेशन इट्स अ डिफरेंट थिंग। रेस्पिरेशन मतलब क्या कि भैया जो आपने एक तरीके से क्या लिया है, केमिकल सब्सटेंस लिया है, उस केमिकल सब्सटेंस का ब्रेक होना, क्योंकि भैया जो O2 है वो ब्रेक होकर क्या होता है, एक तरीके से न्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जनरेट करता है। तो इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड बेसिकली रेस्पिरेशन। अब इस रेस्पिरेशन के अंदर दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, बता रहा हूं, हमारे शरीर के अंदर दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक रेस्पिरेशन जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक, और एक रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक। अब एरोबिक क्या है और एनारोबिक क्या है, क्वेश्चन ये राइज होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप फिर आपको क्या लगता है कि सर हम सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, नहीं भैया हम दोनों करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन प्लस एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फिर सोचते हो सर कैसे, हम तो हमेशा कंटिन्यूस ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन यदि हम कंटिन्यूस लेते हैं, अरे भैया लिखना छोड़ो, यहां ध्यान दो, पहले समझा रहा हूं ना, रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो भैया एरोबिक तुम सोच रहे होगे कि सर हम तो कंटिन्यूस सांस लेते रहते हैं, सांस लेना इज अ ब्रीथिंग प्रोसेस, नॉट द रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हो, जो आप लेते हो एक तरीके से क्या लेते हो, ब्रीथ में लेते हो, उसको क्या करता है वो एक तरीके से तोड़ता है। तो दिस इज अ प्रोसेस बेसिकली कॉल्ड द रेस्पिरेशन। अब आपकी बॉडी के अंदर दो रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है। एरोबिक मतलब क्या कि भैया वो केमिकल वो सब्सटेंस जो बेसिकली क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटे, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं टूटे। तो भैया जो आपकी बेसिकली लंग्स इन सब के अंदर जो रेस्पिरेशन चलता रहता है वो एरोबिक होता है, बिकॉज ऑक्सीजन आता है जाता रहता है। बट जब आप रनिंग करते हो तो आपको सांस नहीं आती है, तो भी तो आप जिंदा रहते हो ना, मरते तो नहीं हो, जिंदा रहते हो ना। तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन चलता है ना वो एनारोबिक चलता है। तो उसी के कारण क्या होता है, एक और चीज बताता हूं, जब आप रनिंग करते हो, बहुत रनिंग करते हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी ना करते हो, जैसे कि कल आप लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, तो भैया आधे ज्यादा थक गए थे, आधों को तो सांस नहीं आ रही थी, ठीक है ना, आधे बैठ गए थे।
वाई? बिकॉज भैया आपके उस टाइम पे जब आप एक्टिविटी कर रहे थे उस टाइम पे भैया आपको अपनी बॉडी वर्किंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन की नीड ज्यादा पड़ी, बट आपके पास सराउंडिंग के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हुई, तो उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन जो स्टार्ट हुआ एनारोबिक स्टार्ट हो गया। अब जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होना इसके कारण क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक एसिड जनरेट होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड नाम सुना हुआ, जो आपको दहियों में मिलता है, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जाता है, ठीक है ना, और जब मसल्स में जाता है तो मसल में जाता है, और जब आप बॉडी को क्या करते हो, रेस्ट करते हो, तब आपको क्या होते हैं, क्रैम्प होते हैं और दर्द होते हैं। जैसे कभी रनिंग किया और तुमको लगता है ना सर मांसपेशी खिंचा गई, घर पे जाते हो तो बहुत दुखता है। तो ये दुखता क्यों है? क्योंकि भैया उस टाइम पे आपके अंदर ऑक्सीजन गया नहीं, ऑक्सीजन नहीं गया तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बना, और जब लैक्टिक एसिड बना तो उसने आपके मसल्स के अंदर क्या किया, क्रैम्प किया। तो ये होता है भैया रेस्पिरेशन। ये मैंने बस थोड़ा सा तुम्हें हल्का सा टच दिया, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर ये याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है इसका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायरेट करके एक तरीके से क्या करना है, एटीपी बनना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी का फॉर्मेशन करने में क्या करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करता है, हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में भी है, मतलब एनिमल सेल्स में भी है, मल्टी सेलुलर्स के अंदर भी, और सिमिलरली किसमें है, प्लांट सेल्स में भी। इतना क्लियर? कोई डाउट? नो सर, एटीपी का क्या है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को हमने हाइपोथेटिकली क्या माना, एग्जांपल में सपोज करके कि आपका हार्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से जो आपका न्यूक्लियस है वो ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। तो मतलब क्या, इस सेल को पूरे तरीके से स्ट्रक्चर करके रखना कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ये सारा का सारा काम कौन करता है, न्यूक्लियस। तो एक तरीके से मान लो यदि न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या है, यदि न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस जिंदा है तो आपका सेल जिंदा है, और यदि न्यूक्लियस जिंदा नहीं है तो सेल जिंदा नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स। अब बोलोगे सर ये क्या है, क्वेश्चन ये आ रहा है, ये क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स का जनरल बात करें तो उसका मतलब होता है गुण, कैरेक्टर्स। सुनते हो ना कि सर हमारे जो गुण है वो हमारे मम्मी पापा की तरफ से आते हैं। जैसे कि आपके घर में, जैसे कि सपोज मानो मम्मी जो है, मम्मी क्या गुस्सेल है, तो भैया आप बेसिकली क्या हो, अपने मम्मी पापा के ऑफस्प्रिंग हो, मतलब कि आप आने वाली पीढ़ी हो, तो आपके अंदर भी वो कैरेक्टर रहता है। तो ये कैरेक्टर आता कहाँ से? ये कैरेक्टर आता है बेसिकली क्रोमोसोम से। और ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, इस क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं आपके डीएनए, सॉरी जीन होता है, और जीन के अंदर बेसिकली डीएनए होता है, ठीक है ना। तो जीन और डीएनए होता है, डीएनए तो नाम सुना होगा ना? तो आप सुनते हो ना कि डीएनए से पता लग जाता है कि भैया कौन किसका औलाद है, कौन किसकी औलाद है, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है न्यूक्लियस के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू। एक और जनरल चीज बताता हूं अभी से, याद रखना, आपके टोटल बॉडी के अंदर जो जनरली जो एक आम इंसान होता है उसके अंदर 46 बेसिकली क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 के पेयर में होते हैं। यदि इनमें से एक अप डाउन हुआ तो आपको एक तरीके से क्या होगी, कोई ना कोई नेचुरली एक तरीके से क्या होगी, कुछ ना कुछ बीमारी होगी, या फिर फिजिकल एक तरीके से क्या होगी, कुछ ना कुछ डिफिशियंसी होगी। जैसे कि एग्जांपल में हम मान लें, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग मान लें, यदि आपको 47 48 हो गया, हाइपोथेटिकली या 46 45 हो गया, तो ऐसे कैटेगरी से लोग बेसिकली क्या होते हैं, मेल फीमेल्स में नहीं आते हैं, दे हैव द अदर जेंडर्स, ठीक है ना। यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो, ठीक है। यदि आपके बेसिकली क्या आपके जीन्स के अंदर ये 23 का पेयर, मतलब 46 जो बेसिकली क्या है ये क्रोमोसोम्स है, यदि ये नहीं आए तो बेसिकली क्या होगा, इससे ज्यादा आ गए, इससे कम आ गए, तो भैया आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस रहेंगे। जैसे कि आपके अंदर बेसिकली आप मेल फीमेल के अंदर नहीं आएंगे, किसी और कैटेगरी में आएंगे। तो बेसिकली आपके क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और आपके डीएनए पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम न्यूक्लियस हो चुका, माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस एक तरीके से क्या करता है भैया, आपके अंदर आपके कैरेक्टर्स को जिंदा करके रखता है, ठीक है ना, समझे ना। तो ये रहा भैया ओवरऑल आपका किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
हमने अभी सारा डिस्कस कर लिया। पहला सा फंडा तो तुम्हारे शरीर का दिमाग, तुम्हारे जैसे शरीर का दिमाग तुम्हारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल जो है, सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। यदि न्यूक्लियस नहीं रहा बेटा, सेल भी नहीं रहेगा। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली आपके क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है ना। वो जीन्स जो है इतना याद रखो, ठीक है, वो तो मैंने ज्यादा बता दिया 20 से 23 वाला, ठीक है। क्या होते हैं? आपके जीन्स होते हैं, सिंपल। जो इनका मेन काम क्या होता है? जिनका मेन काम आपके अंदर कैरेक्टर्स लाना होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, डीएनए आरएनए, जब आगे पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्शन जो चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर देखेंगे 9th या 10th के अंदर, तब मैं बताऊंगा, ठीक है। इफ आई विल टीच, ध्यान देके पूरे पूरे सेल को उड़ा देगा, और जो बेसिकली क्या आदमी को बीमारी से बचाएगा, बिकॉज यू नो कि सेल जुड़ जुड़ के टिश्यूज बनते हैं। यदि एक सेल भी यदि खराब हो और उसके कारण क्या हुआ भैया, वो खराबी जो है वो अदर सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो गई, तो भैया बहुत घातक बीमारी आपको क्या हो जाएगी, लग जाएगी। तो इसके कारण लाइसोसोम जो होता है सुसाइडल ब्रेक की टेंडेंसी इसकी होती है, इसको इसलिए सुसाइडल ब्रेक भी कहा जाता है, ठीक है ना। खुद को क्या कर लेता है, ये ब्रश कर लेता है। उसके बाद जैसे हम लाइसोसोम की तरफ ले जाते हैं तो उसमें वैक्यूल्स रह गया ना, वैक्यूल्स। तो बेसिकली आप स्मॉल सा एक तरीके से इतना छोटा सा मैं डब्बा बना रहा हूँ, वैक्यूल्स, तो ये वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अभी वैक्यूल का काम क्या है भैया? स्टोरेज ऑफ फूड का काम है। जो भी आपका एनर्जी आया, सबको खाना वाना बांट दिया, पता लगा एक्स्ट्रा आया, तो एक्स्ट्रा जो भी बचता है किसके अंदर जाता है? वैक्यूल के अंदर जाता है। प्लांट सेल में ये बड़ा होता है, एनिमल सेल में ये छोटा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर ऑफ सेल्स, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये बेसिकली खुद क्या करता है भैया? सबका सब सिंथेसाइजेशन करता है। मतलब क्या कि जिस खुद का प्रोटीन बनाता है, और खुद का प्रोटीन बनाने के बाद बेसिकली क्या करता है, ये अपने अंदर ही पूरे सेल को क्या करता है, एक तरीके से पावर प्रोवाइड करता है। सपोज आप मानते हो ना कि जैसे कि सपोज आपके पास ये 2 हाथ है, भगवान ने 2 हाथ दिए, ठीक है ना। अब एक हाथ कट जाए तो दूसरे हाथ से तो काम कर सकते हो। तो वही भैया सेल के अंदर यदि बाई चांस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उतना प्रोटीन डेवलप नहीं कर पा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया से ले लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, सेल अच्छे तरीके से क्या होता है, लिविंग रन कर पाता है। और बीच में सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या है आपका? डीएनए है, जो बेसिकली क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिकली क्या आपके डीएनए जीन्स है, और ये जीन्स और डीएनए आपके अंदर बेसिकली क्या करते हैं? कैरेक्टर लेके आते हैं। तो ये रहा भैया ऑल ओवर सेल के बारे में। अब इसके अंदर एक मेजर चीज जो मैंने बोला था कि प्लांट ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इन सबके पास मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि ये हमने बाउंड्री बनाई है ना, ये मैंने डबल बाउंड्री बनाई है ना, तो ये मेम्ब्रेन होता है। वही यूकैरियोटिक सेल्स में इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होते, खुले कहीं भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, राइट? Yes, sir. हाँ, सेंट्रियोल, ये बताना अच्छा है, अच्छा पूछ लिया। सेंट्रियोल क्या होता है? बेसिकली जो आपका प्लांट सेल होता है, ठीक है ना, सेंट्रियोल कहाँ गया? आपके हाथ के पास में तीसरे नंबर पे बस है। हाँ, ये जो होता है बेसिकली सिंथेसाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखो। अरे राइबोसोम वो एग्जाम होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में, अब क्या समझाऊं इसको? अरे ये वाला नहीं सर, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। हाँ, ठीक है। सर प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन कैसे बनाया था? ह्यूमन के क्या? ह्यूमन, अभी ह्यूमन का ही तो सेल है। प्रोटीन का आपने तो इसका बताया था। किसका प्रोटीन? एंडोप्लाज्मिक जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन किसके साथ बनाता है? और नंबर सर। अब सेल की थ्योरी दे दी। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और ये डीएनए बेसिकली आपके है ना पापा से जुड़ा हुआ होता है, पापा या मम्मी से जुड़ा होता है, ठीक है ना। कोई ऑफिस मत हो जाना, चलिए बता, पापा या मम्मी से जुड़ा होता है। तो ये किसने बताया? ये बताया भैया आपके बेसिकली विर्शॉव ने, कि भैया जो आपका सेल है वो प्रीवियस सेल से क्या होता है, एक तरीके से कोरिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चैप्टर। क्या बस एक तरीके से क्या कंपाउंड है जो बेसिकली आपके सेल वॉल में यूज होता है। सेंट्रियोल उसमें कोई योगदान नहीं देता है फॉर दिस। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो सेंट्रियोल है ये बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से हेल्प करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड द मियोसिस। अब ये माइटोसिस एंड द मियोसिस क्या है ये फटाफट बताता हूँ। माइटोसिस एंड द मियोसिस वो होता है जहां से सेल टूटते हैं। बेसिकली क्या होता है, पहले ये सेल होता है, ठीक है ना, हल्का सा डायग्राम, फिर ये सेल यू होता है, ठीक है, तो ये यू होकर बेसिकली फिर ये हल्का हल्का सा यू जुड़ता है, फिर यू करके ये करके टूट जाता है, ठीक है ना। सेल का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ सेल होता है, तभी जाके आपके सेल जुड़ते हैं और टूटते हैं।
सेल टूटने के बाद भैया जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि बहुत स्मॉल कंसिस्टेंट पार्टिकल है, ठीक है ना, जैसे कि एटम के बारे में, एटम भी भैया टूटते हैं और जुड़ते हैं, तुम्हें पता तो चलता नहीं है ना। तो वही है कि जब सेल टूटते और जुड़ते हैं तो उसके अंदर प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है माइटोसिस एंड द मियोसिस। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सेंट्रियोल का यूज होता है। तो ये सेंट्रियोल जो ये सेल टूटते हैं, टूटते कहाँ से, न्यूक्लियस से टूटना चालू होते हैं, ठीक है ना, इसलिए न्यूक्लियस के पास होता है। कहाँ ये सेंट्रियोल वाला, हाँ ये न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है, समझ गए। हाँ और सेंट्रियोल क्या, मतलब अंदर तो जैसे मेम्ब्रेन